हेलो। आज हम लोग ग्रुप 16 में बातचीत करेंगे। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को फ्लोरीन फैमिली कहा जाता है और इसको हाइड्रोजन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि हाइड्रोजन वर्ड्स जो बना है वह ग्रीक वर्ड हाइलोजेनेज से बना है। हाइलोजेनेज से बना है और हाइलोजेनेज से बना है जिसमें हाइलो का मीनिंग होता है साल्ट और जेनेज मीन्स होता है प्रोड्यूसर, यानी कि जो साल्ट को बनाए वह हाइलोजन है। इसमें फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टानिन होता है। स्टानिन जो है वह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो इसकी बहुत चर्चा कुछ होता नहीं है। कहता है कि हाइलोजन जो होते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। तो ये नॉन मेटल्स हैं, तो बट नेचुरल है कि इनका जो रिएक्टिविटी होगा वह ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन लेने के क्षमता के कारण होगा। और एक चीज़ देखा जाता है हाइलोजन में कि हाइलोजन के जो प्रॉपर्टी में जो सिमिलरिटी मिलता है, जो समानता मिलता है, और सारे ग्रुप के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी में जो समानता होता है, सिमिलरिटी होता है, उसके रेस्पेक्ट में इसमें अधिक होता है। इस बात को याद रखा जाएगा कि और सारे एलिमेंट्स के ग्रुप में जो एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स उपस्थित है उनके गुणों में जितनी समानता पाई जाता है उससे अधिक समानता हाइलोजन फैमिली के एलिमेंट्स में पाया जाता है। कहता है कि इनकी अगर हम उपस्थिति की बात करें कि मिलते कहाँ हैं, तो फर्स्ट बात तो ये है कि ये रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं तो फ्री स्टेट में मिलेंगे नहीं, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वह फ्लोरीन है इन सारे एलिमेंट्स में। तो सबसे ज़्यादा कंबाइन स्टेट में फ्लोरीन मिलेगा, यानी कि फ्लोरीन जो है फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। तो फ्लोरीन मेनली जो प्रेजेंट होता है वह डिफरेंट कंपाउंड्स में है, जैसे कि क्लोराइड में होता है, कैरोलाइट में होता है, फ्लोरोएपेटाइट में होता है, इस सब में यह प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही फ्लोरीन जो होता है वो सॉइल में, रिवर में, वाटर में या प्लांट्स में, बोन्स में और टीथ में, दांत में उपस्थित होता है। कहता है कि हाइड्रोजन का जो मेन सोर्स है वो सी वाटर है, क्योंकि सी वाटर में जो हाइड्रोजन है ये साल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2। इस सब का सोर्स क्या है? सी वाटर है, समुद्र का पानी है जिसमें ये उपस्थित होते हैं। उसके बाद कहता है कि चिली साल्ट पीटर जो होता है उसमें 0.2% सोडियम आयोडाइड होता है। इस चीज़ को याद रखा जाएगा। तो नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5। जैसे कि फ्लोरीन के लास्ट में आप लोग देखोगे कि 2s2 2p5 है, क्लोरीन है 3s2 3p5, ब्रोमीन है 4s2 4p5। तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि 3s मतलब कि NH2NP5 होता है। एटॉमिक रेडियस की हम बात करें तो एक बात हम लोग जानते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो यहाँ पर भी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा।
जैसे यहाँ पे 64 से 99, फिर 114, फिर 113, ये सारे जो है एटॉमिक रेडियस बढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। और एटॉमिक रेडियस के तुलना में आयनिक रेडियस बहुत ज़्यादा होता है। पिछले वाले वीडियो में भी बातचीत किए थे कि इलेक्ट्रॉन के आने के बाद, जैसे कि फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का यह एटम हुआ, आउटर सेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे फ्लोरीन के। अब फ्लोरीन माइनस जो होगा इसके आउटर सेल में फर्स्ट सेल सेकंड सेल, तो सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन के आने से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने के कारण एनायनिक रेडियस होता है, यानी कि एनायन का साइज बढ़ेगा, तो एनायनिक रेडियस बढ़ेगा और कुछ ज़्यादा ही बढ़ता है, क्योंकि रिपल्सन जो होता है वह अधिक होता है। उसके बाद अगर हम कोवालेंट रेडियस का बात करें, कोवालेंट रेडियस को हम सबसे ज़्यादा कंसीडर करते हैं एटॉमिक रेडियस के लिए। तो देख रहे हैं कि फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन का 35 पिकोमीटर से अधिक है, तो इसके रेस्पेक्ट में 35 पिकोमीटर से अधिक है, तो इतना अधिक होगा, इसके पीछे रीज़न ये है कि क्लोरीन में जो होता है वह 3D ऑर्बिटल्स आ जाता है, जैसे कि आप लोग जानते ही भी हो। 3D ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होगा, सॉरी, 3D ऑर्बिटल जो होता है, यहाँ पे इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, मतलब कि 3D ऑर्बिटल्स के आ जाने के कारण, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात हम 3D और 4D की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो D है ही नहीं फ्लोरीन में, तो फिर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात क्यों करेंगे। तो कहता है कि 3D में D ऑर्बिटल्स आ जाने के कारण एटॉमिक रेडियस जो होता है वह बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कहता है कि क्लोरीन से जब हम लोग ब्रोमीन में आते हैं, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो होता है वह सिंपल 15 पिकोमीटर्स बढ़ता है। तो अब यहाँ पे ब्रोमीन में आएंगे, तो अब ब्रोमीन में 3D में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3D टेंस में। यहाँ पे D ऑर्बिटल्स होता है लेकिन D में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात हम करेंगे ही नहीं क्लोरीन के लिए, ठीक है ना। ब्रोमीन में आएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है ब्रोमीन में, उसके बाद 3D10 4s2 होता है और 4p5 होता है, तो 3D10, तो 3D10 के लिए, और हम जानते हैं कि 3D का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है 3D का, यह वीक होता है। तो 3D के स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होने के कारण न्यूक्लियर एट्रैक्शन क्या होगा, न्यूक्लियर एट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, यानी कि न्यूक्लियर एट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियर एट्रैक्शन बढ़ने के कारण साइज जो होगा वो बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा, क्लियर। उसके बाद आयोडीन की हम लोग बात करते हैं, तो आयोडीन में देखिएगा तो 4D10 होगा, 5s2 होगा और 5p5 होगा, यानी कि 4D में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब 4D का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वह 3D के तुलना में, 4D का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो 3D के तुलना में जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण आयोडीन का साइज होता है कुछ ज़्यादा इंक्रीज करता है इन द रेस्पेक्ट ऑफ द ब्रोमीन एंड क्लोरीन। तो सिंपल यह रीज़न है। पीछे वाले चैप्टर्स में भी हम लोग, पीछे वाले ग्रुप में भी हम लोग इसका बातचीत किए हैं, तो वहाँ से आप लोग को कंसेप्ट कंफर्म होगा ही। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ये भी हम लोग जानते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करें
टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम मूव करने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होता है वह इंक्रीज करता है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब इंक्रीज करेगा तो आई का वैल्यू, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। तो एक जनरल रूल है, एक जनरल रूल है कि टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें, टॉप टू बॉटम मूव करें तो आई का वैल्यू डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। तो यहाँ आप देखोगे कि क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ब्रोमीन का वैल्यू कम नेगेटिव है, ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में आयोडीन का वैल्यू कम नेगेटिव है। यानी यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो कम एनर्जी रिलीज हो रहा है आफ्टर द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम लोग जानते हो, आप लोग जानते हो कि एक्स अगर है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, गैसियस स्टेट में है तो एक्स माइनस गैस बनाएगा और एक हीट रिलीज करेगा, एक हीट रिलीज करेगा। इसी हीट को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। यानी कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिलीज आफ्टर एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। क्लियर? लेकिन एक चीज यहाँ पे देखोगे, एक डाटा यहाँ पे आप लोग देखोगे कि फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन का वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वह क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कम है, जबकि जनरल रूल के अनुसार फ्लोरीन का अधिक होना चाहिए, क्लोरीन का कम होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का वैल्यू कम है, क्लोरीन का वैल्यू ज़्यादा है। यानी कि फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फ्लोरीन अगर गैस है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो F माइनस बनाएगा और हीट रिलीज करेगा तो सिंपल 333 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज करेगा। लेकिन क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, माइनस साइन लगा दो इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पर गैस लगा दो, तो Cl माइनस बनेगा। ये जो हीट रिलीज करेगा वह हीट 349 किलो जूल पर मोल रिलीज करेगा। माइनस साइन यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ यह है कि हीट रिलीज हो रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो ऑक्सीजन और सल्फर में जो रीज़न आप लोग को पढ़ाया गया है सेम वही रीज़न है कि फ्लोरीन देखोगे 9 to 7 कॉन्फ़िगरेशन होता है। यानी कि न्यूक्लियस हुआ, फर्स्ट सेल हुआ, सेकंड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। क्लोरीन 17 2 8 7, इसमें 3 सेल है, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके साथ इसके थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वह लेस है इन द रेस्पेक्ट ऑफ द फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन में आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज़्यादा होगा। इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे सेल का जो साइज है वह छोटा है। तो सेल के साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तब बेट नेचुरल है कि निगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा होगा, और निगेटिव चार्ज का डेंसिटी अधिक होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इस सेल में,
तो इस इलेक्ट्रॉन को एक रिपल्सन झेलना पड़ेगा, यहाँ पे एक रिपल्सन लगेगा इस इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी के कारण। तो होगा क्या कि फ्लोरीन जो है वह आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रूप से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज नहीं करेगा। लेकिन क्लोरीन के केस में होगा क्या कि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो निगेटिव चार्ज का डेंसिटी भी कम है, और निगेटिव चार्ज का डेंसिटी कम होने के कारण ये आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक्सेप्ट करेगा और प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगा वो ज़्यादा निगेटिव होगा। तो याद रखिएगा कि हर जगह यह रूल लागू होता है, सिर्फ दो जगह इस रूल को अवॉइड किया जाता है, एक ऑक्सीजन और सल्फर के केस में और दूसरा फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में इस रूल को अवॉइड किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर मूव किया जाए ग्रुप में, टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे एक आइडियल कंडीशन है कि ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। और दूसरी बात याद रखा जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, 4 जो है इतना किसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं होता है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन आते हैं। तो इस चीज़ को याद रखा जाएगा। उसके हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का। तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं और इसको हम कर भी दिए हैं, लिख भी दिए हैं, इस बात को समझा जाए ढंग से। तो फर्स्ट बात तो है कि इसमें सबके सब नॉन मेटल्स हैं। हैलोजन फैमिली में ग्रुप 17 में जितने एलिमेंट्स हैं सबके सब नॉन मेटल्स हैं। कहता है कि F2Cl2 गैस, यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है वह गैस होता है, ब्रोमीन जो होता है वह लिक्विड होता है और आयोडीन जो होता है वह सॉलिड होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न यहाँ पे लिखा गया है कि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ अगर हम मूव करें, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करें तो मूव करने पे हम लोग देखते हैं कि मोलर मास बढ़ता है, और जहाँ पे मोलर मास बढ़ेगा वहाँ पे भान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब भान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से मॉलिक्यूल के बीच में पैकनेस बढ़ेगा। तो पैकनेस बढ़ेगा तो क्या होगा? गैस से लिक्विड होगा और फिर लिक्विड से सॉलिड होगा। इसीलिए फ्लोरीन और क्लोरीन का चूँकि मोलर मास कम है तो इसमें भान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो गैस है। इनसे अधिक ब्रोमीन का मोलर मास है तो उसमें भान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा होगा फ्लोरीन क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, जिससे पैकनेट्स कुछ ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वह लिक्विड होता है। आयोडीन का मोलर मास सबसे ज़्यादा है तो उसमें भान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, और भान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए वह सॉलिड हो जाता है। क्लियर। कहता है कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप MP एंड BP आर इंक्रीज। तो सिंपल सा रीज़न है कि जब भान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ने के कारण जब भान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो MP BP जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। डेंसिटी इंक्रीज करता है तो मासेस इंक्रीज हो रहे हैं, उस रिस्पेक्ट में वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू m/v, यानी कि m मतलब मास, v मतलब वॉल्यूम। तो अगर मास वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अधिक बढ़े तो बट नेचुरल है कि डेंसिटी बढ़ेगा। आई होप ये समझ गए होंगे। उसके बाद एक बड़ा शानदार प्रॉपर्टी आता है, इसको हम लोग बड़ा ढंग से समझेंगे।
कहता है कि फ्लोरीन का जो साइज हो, फ्लोरीन का जो कलर होता है लाइट येलो होता है। क्लोरीन जो होता है, चलिए, फ्लोरीन का जो कलर होता है वो लाइट येलो होता है। क्लोरीन जो होता है वह ग्रीनिश येलो होता है। ब्रोमीन रेड ऑरेंज होता है। आयोडीन जो होता है वह वायलेट होता है। इसके कलर के पीछे क्या रीज़न है, इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले के स्टडी से इतना सा बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कलर के पीछे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि किसी भी सबस्टांस के कलर के पीछे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल इलेक्ट्रॉन का होता है। क्लियर? तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2-7 होता है, इसमें 2-8-7। ब्रोमीन 2-8-18-7, इसमें 2-8-18-18-7। इस कॉन्फ़िगरेशन को हमने सेल में लिखा है। आप सब सेल में भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 2-7 यानी कि 2 ही सेल है। क्लोरीन में 3 सेल है, ब्रोमीन में 4, आयोडीन में 5 सेल है। तो कहता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएगा, एटम का साइज बढ़ते जाएगा, कोई बहुत बड़ा इसमें रीज़न है नहीं, आप जानते हो। कहता है कि यहाँ पे जो क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड सेल में ही है, आउटर इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है और इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए जो हमको एनर्जी देनी होगी वो अधिक एनर्जी देनी होगी। मेन बात बतलाना स्टार्ट कर दिए हैं, ध्यान दिया जाएगा कि यह इलेक्ट्रॉन जो है, फ्लोरीन का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में है और न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी कि मोर एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी की आवश्यकता होगी। क्लियर? और ये बात हम लोग जानते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू होता है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ई इक्वल टू एच न्यू होता है। फार्मूला आप लोग जानते हो। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट हटा लो तो क्या होगा? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हुआ कि अधिक एनर्जी वाला रेडिएशन चाहिए, तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अधिक फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन चाहिए। क्लियर? यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और इसके जो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वे न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होते हैं, जिससे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इनके आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन पे अधिक होता है। अतः इन इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होता है। और अधिक एनर्जी के लिए ये क्या करते हैं कि अगर हम वाइट रेडिएशन इनमें दे रहे हैं, वाइट लाइट हम दे रहे हैं, तो उस लाइट के हाई एनर्जी वाले रेडिएशन को ये ले लेते हैं और लो एनर्जी वाले रेडिएशन को यह रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं और लो फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जो लो फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन जो यहाँ से टकराने के बाद बाहर निकलते हैं तो वही कलर अपीयर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कलर हमारे आँखों तक आता है कहीं से टकराने के बाद, जो कलर हमारे आँखों तक आता है, हम उस ऑब्जेक्ट की उपस्थिति उसी कलर में देखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हाई एनर्जी वाले रेडिएशन जो है वे ऑब्जर्व कर लिए गए और लो एनर्जी वाले रेडिएशन, एनर्जी इज द एसोसिएटेड टू द फ्रीक्वेंसी। हाई एनर्जी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, लो एनर्जी मतलब लो फ्रीक्वेंसी। इस बात को ध्यान रखा जाएगा। अब इसको कह सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन
एब्जर्व कर लिए गए और लो फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर दिए गए। तो लो फ्रीक्वेंसी वाले रिफ्लेक्ट कर दिए गए, परावर्तित कर दिए गए, तो वहाँ से उस फ्लोरीन के एटम से टकराकर वही रेडिएशन आ रहा है। तो जो रेडिएशन हम लोग देख रहे हैं वैसा ही फ्लोरीन हमको फील होगा। तो फ्लोरीन जो हमको फील होता है वह लाइट येलो फील होता है। आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद हम क्लोरीन में आते हैं तो देखते हैं कि साइज कुछ बढ़ गया। तो आउटर इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ गई, तो अट्रैक्शन जो हुआ वह घट गया। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी कि कम एनर्जी वाले रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे, कुछ अधिक एनर्जी वाले रेडिएशन, अधिक फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, परावर्तित कर जाएंगे, जिसके कारण यह ग्रीनिश येलो अपीयर होता है। ब्रोमीन के केस में और साइज बढ़ गया, तो आउटर इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से और अधिक हो गई। तो दूरी और अधिक हो गई तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए और कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन चाहिए। तो कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन चाहिए, यानी कि कम एनर्जी वाला चाहिए। तो कम एनर्जी वाला चाहिए, कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए। तो अधिक एनर्जी वाले या अधिक फ्रीक्वेंसी वाले को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा, जिसके कारण इसका कलर जो होता है वह रेड ऑरेंज फील होता है। अब हम लोग आते हैं कहाँ, आयोडीन के केस में। तो आयोडीन के केस में क्या होगा भाई, तो एटम का साइज बहुत बड़ा है, आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस से बहुत दूर है, और न्यूक्लियस से बहुत दूर होने के कारण, यानी कि इन सब के रिस्पेक्ट में दूर होने के कारण यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन एब्जर्व कर लिए जाएंगे और हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। और सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वायलेट की होती है। तो वायलेट वाला रेडिएशन परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर आयोडीन के एटम से बाहर निकलेगा, जो हमारे आँखों तक आएगा। तो फ्लोरीन को हम तो आयोडीन को हम कैसा फील करेंगे, तो आयोडीन को हम वायलेट फील करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वायलेट का होता है और आयोडीन के एटम से वायलेट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन वायलेट को नहीं ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता है। तो कम एनर्जी की आवश्यकता है तो कम एनर्जी वाला रेडिएशन या कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस बात को मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इट रिक्वायर्ड द रेडिएशन ऑफ लाइट हैविंग मोर फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर इट अट्रैक्ट radiation having more frequency and reflect radiation having less frequency and appear as the yellow. As well as size of atom increase, frequency as well as size of atom increase require energy to excitation of electron decrease. In case of iodine it has large atomic size, therefore it required the radiation having less energy या frequency and reflect the radiation having more frequency or energy, hence it appear as the violet. तो आई होप एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉन्ड लेंथ पे। तो ये बात हम समझते हैं कि फ्लोरीन के एटम का साइज छोटा है, और एटम का साइज अगर छोटा है तो इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा छोटा होगा। क्लोरीन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। फ्लोरीन का साइज और बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, और बड़ा होगा। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है तो इनके बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी।
तो आप कह सकते हो कि फ्लोरीन से क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज लिख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। क्लियर। कहता है एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होती है, क्योंकि अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, बॉन्ड की मजबूती घटती है। बॉन्ड जितना ही बड़ा होगा बॉन्ड की मजबूती उतनी ही कम होगी। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जब कम है तब बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होना चाहिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी सबसे कम किसका होना चाहिए? आयोडीन का, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है। तो होता भी है, डाटा आप लोग देख रहे हो। लेकिन हम बात करें कि फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी सबसे अधिक होना चाहिए। लेकिन हम फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी देखते हैं तो क्लोरीन से कम होता है। डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन है कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। फ्लोरीन का कम है, क्लोरीन का ज़्यादा है। डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो आखिर रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है, समझेंगे लोग, इसको लिख रहे हैं कि फ्लोरीन के एटम जब ऐसे आएंगे तो इन पे 3 ठो लोन पेयर है और साइज छोटा है, तो लोन पेयर कुछ ज़्यादा ही पास होंगे। क्लोरीन का साइज बड़ा है तो यहाँ पे 3 लोन पेयर है। तो कहता है कि ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, it has more negative charge density. It has more negative charge density. इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि it has more lone pair repulsion. आप ऐसे भी कह सकते हैं इट हैज़ मोर लोन पेयर रिपल्सन, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं इट हैज़ मोर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, दैट्स वाई बोथ आर रिपेल ईच अदर। ऐसे भी लिख सकते हो कि दैट्स वाई बोथ आर रिपेल ईच अदर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस दोनों केस में होगा क्या कि एज ए रिजल्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज। यानी कि एज ए होल कि फ्लोरीन का साइज छोटा है और 3 लोन पेयर है, जिसके कारण लोन पेयर का डेंसिटी अधिक होगा या नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी अधिक होगा, जिसके कारण एक दूसरे पर रिपल्सन अधिक होगा। रिपल्सन अधिक होने के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ कमज़ोर होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कमज़ोर होने के कारण बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होगा, यानी कि बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। क्लियर। क्लोरीन हैज़, तो इट हैज़ लेस
lone pair repulsion in respect of fluorine. That's why its bond dissociation enthalpy is more than फ्लोरीन। इसके कारण इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होता है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन कम होता है, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन अधिक होता है। क्लियर? तो आई होप इस बात को समझ गए होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कहता है कि ग्रुप 17 को जो एलिमेंट्स हैं वह 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, वह 8 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब शो करता है, -1 से +7 तक। टोटल कितना हो गया? 8। ये तो आप पहले से भी जानते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट जो होता है 8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 तक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 7, तो +7 से लेकर -1 तक शो करेगा। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। तो ये एलिमेंट जो होते हैं ग्राउंड स्टेट की हम बात करें, इनकी हम ग्राउंड स्टेट के, तो इनका NS है, इनका NP है, तो NS NP N-1D। ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें इस टाइप से, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? NS में 2 होंगे, इसमें 5 होंगे, तो इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो किए जाएंगे, कौन कौन? +1 एंड -1। इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में, इस टाइप यानी कि ग्राउंड स्टेट में +1 या फिर -1। लेकिन फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं इनका, यानी कि थोड़ा सा एनर्जी अगर हम दे दें, तो NS2 हो रहेगा इस टाइप से, और NP में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5 थे, अब 4 हो जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे भाई? तो N-1D में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। इस स्टेज में यह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्लियर? अगर हम इनके सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में लेकर जाएं, तो NS जेम का त्यों रहा, NP जो हुआ, यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन कर दो, NP जो हुआ 3 हो गया। क्लियर? और N-1D जो होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले था, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, N-1D में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। अब यहाँ पे अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, 1 2 3 4 5। क्लियर? इसको अगर हम थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में लेकर जाएं, तो यहाँ से पेयरिंग टूटेगा, NH2 बनेगा, NP में 3 इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 4, N-1D में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। इस कॉन्फ़िगरेशन में यह +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो किस कंडीशन में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, आई होप आप समझ गए होंगे। क्लियर? तो एक हम क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो क्लोरीन का अधिक है, लेकिन हम देखते हैं कि जो रिएक्टिविटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, बट रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन। वाई? ऐसा क्यों होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझेंगे लोग।
तो देखिए यहाँ पे हम कुछ डाटा पहले से लेके रखे हुए हैं, इसी बेसिस पे समझाते हैं। कहता है कि किसी भी एलिमेंट्स का अगर रिएक्टिविटी हमको डिसाइड करना हो, उसके रिएक्शन करने की क्षमता, कैपेसिटी अगर डिफाइन करनी हो, तो सिर्फ एक फैक्टर पे तो विचार हम करेंगे ही नहीं, 3 फैक्टर पे हम बात करेंगे। कौन कौन सा? तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, इसी को मेटल के केस में एटोमाइजेशन इंथैल्पी के नाम से जानते थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाँ, यहाँ पे हमने एक बात कह दिया कि इसी को हम मेटल के केस में एटोमाइजेशन इंथैल्पी के नाम से जानते थे, तो मे भी किसी के मन में बात आ जाए कि सर वो तो जो होता है वह 1 मोल सॉलिड को गैस में चेंज करना है, यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। तो भाई मेरे कहने का सिंपल सा मीनिंग ये था कि वहाँ पर भी सारे एटम को अलग अलग कर लेना है, यहाँ पर भी अगर मॉलिक्यूल्स है तो उस एटम्स को अलग अलग कर लेना है। बस इतना सा ही मेरा उद्देश्य था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। क्लियर? तो कहता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी यानी कि जितनी कम हो, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी अगर कम होगा तो रिएक्टिविटी अधिक होगा। क्लियर? उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर अधिक होगा तो रिएक्टिविटी अधिक होगा। क्लियर? और हाइड्रेशन इंथैल्पी अधिक होगा तो रिएक्टिविटी अधिक होगा। क्लियर? बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या है? तो 1 मोल बॉन्ड को या 1 मोल मॉलिक्यूल को एटम में चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो समझते हो। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है? तो कहता है कि जो कोई भी गैसियस आयन जब एक्वस आयन में चेंज करता है तो जो हीट रिलीज करता है उसको हम हाइड्रेशन इंथैल्पी के नाम से जानते हैं। आई होप समझ गए। तो कहता है कि फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्लोरीन से कम होता है, यानी कि आप फ्लोरीन को फेवर किया, या फैक्टर फ्लोरीन को फेवर किया, या फैक्टर क्लोरीन को फेवर करता है, और या फैक्टर फ्लोरीन को फेवर करता है। यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी फ्लोरीन का कम है, यानी कि रिएक्टिविटी फ्लोरीन का अधिक होगा। ये फैक्टर उसको फेवर किया। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन का ज़्यादा निगेटिव होता है, ये फैक्टर क्लोरीन को फेवर किया। हाइड्रेशन इंथैल्पी फ्लोरीन का अधिक होता है क्योंकि उसका साइज कम होता है, और आयन का साइज छोटा हो तो हाइड्रेशन इंथैल्पी अधिक होता है। तो ये फैक्टर किसको फेवर किया? फ्लोरीन को फेवर किया। तो कहता है कि 2 फैक्टर है वो फ्लोरीन को फेवर करता है, एक फैक्टर क्लोरीन को फेवर करता है। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन का जो रिएक्टिविटी होता है वह क्लोरीन से अधिक होता है, होगा भी, क्योंकि फ्लोरीन को 2 फैक्टर फेवर कर रहा है और क्लोरीन को 1 फैक्टर फेवर कर रहा है। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।